हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पार्ट 6 जो कि है फोनेटिक्स का। और इसके पहले सारे पार्ट 5 तक हो चुके हैं। आप जाइए आराम से पढ़िए। और इस पार्ट में आज हम डील करने वाले हैं चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 के साथ। तो ये वीडियो हालांकि बहुत छोटा होने वाला है, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें जानने के लिए, लेकिन तभी हम लोग डिस्कस तो करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज जो चैप्टर नंबर 8 एंड इट इज फोनोलॉजी, फोनेम्स एंड एलोफोन्स। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले एक चीज जो हम लोग हमेशा से सीखते आ रहे थे, दैट इज जो साउंड है हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीका से चूज किया जाता है और अलग अलग तरीका से ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि हमने बात किया था कि इंग्लिश में एस के साउंड, राइट, पहले के क्लासेस में बात कर रखे इसके बारे में। तो ये जो एस के साउंड है हमारे पास, ठीक है, ये आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कोई भी एक ऐसा शब्द आप लिख कर बताइए जो हिंदी में हो और उसमें एस के का साउंड है। ठीक है, तो साथ में ये तो एक हो गया। एक दूसरा बात करते हैं कि इंग्लिश में आप 3 कॉन्सोनेंट, फिर से बोल रहा हूँ, 3 कॉन्सोनेंट साथ में यूज कर सकते हैं एट द इनिशियल स्टेज। मतलब 3 कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट और यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट, और उसके बाद फिर आपका वॉवेल आएगा। ठीक है, मैं आपको अगेन एक बार चैलेंज करता हूँ कि आप क्या एक ऐसा हिंदी में शब्द लिख सकते हैं जो सेम, जिसमें भी 3 पहले कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद एक वॉवेल आए। आंसर होगा नहीं, इट इज टोटली इम्पॉसिबल के बराबर, राइट। लेकिन ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा एक आंसर है, क्या कि हर एक लैंग्वेज की जो फोनोलॉजी रहती है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है। हर एक लैंग्वेज में कुछ ऐसे साउंड होंगे जो शायद से सामने वाले लैंग्वेज में ना हो। तो यही चीज़ यहाँ पे जो ऑथर है इस किताब के, ये हमें बताना चाहते हैं कि जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, और उसमें जो भी साउंड होते हैं वो कोई साउंड उसमें से कुछ अलग रहता है और उनका अपना एक वे रहता है ऑर्गेनाइज करने का उन साउंड्स को। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा कि 3 कॉन्सोनेंट साथ में यूज हो सकते हैं एट द वेरी स्टार्टिंग, जो कि आप हिंदी में पॉसिबल ही नहीं। ये अपना वे है इंग्लिश का ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक सा चीज़ था जो हम पहले भी देखते आ रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और अब देखते हैं हम लोग कि फोनोलॉजी क्या होता है। तो फोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसे लिंग्विस्टिक्स में भी, दैट डील्स विद सिस्टम ऑफ साउंड्स इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग फोनेटिक्स। ये जो है ये यहाँ तक होगा, आई एम सॉरी, ब्रैकेट यहाँ तक होगा। हाँ, तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग फोनेटिक्स विद इन अ लैंग्वेज और बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो फोनोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द सिस्टम ऑफ साउंड्स, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे चूज करते हैं। तो ये वाला जो काम है ना, ये चीज़ बेसिकली फोनोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, तो यही चीज़ हम फोनोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। प्लस यहाँ पे एक और टर्म लिखा हुआ है, दैट इज फनीम। ठीक है, तो फनीम रेफर्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट साउंड ऑफ अ वर्ड। कोई भी वर्ड का सबसे छोटा यूनिट साउंड इज अ फनीम। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, खुद वर्ड को ही उठा लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इनिशियल W है, ठीक है, ये आपका एक फनीम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि पैट, ठीक है, दैट, रैट, डैड। इसमें जो सबसे छोटा साउंड है दैट इज योर फनीम। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप सबका इनिशियल पकड़ लो यहाँ पे, पैट, डैट, रैट, डैट, जो भी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, बिकॉज ये सब चीज़ हम अपने पुराने क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इस पर डेडिकेटेडली एक चैप्टर ही है, तो हमको फिर से रिवाइज तो करना पड़ेगा। हालांकि ठीक है, यहाँ पे अब एक नया चीज़ आ रहा है और ये चीज़ हमने अभी तक नहीं पढ़ रखा है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और थोड़ा सा कम्बरसम है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एलोफोन्स। तो एलोफोन्स रेफर्स टू द वेरिएशन, अगेन याद रखना है इस टर्म को, दैट इज वेरिएशन। एलोफोन्स रेफर्स टू द वेरिएशन इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ सिंगल फनीम साउंड। ठीक है, तो जो भी एक सिंगल फनीम साउंड है, जैसे कि लिए अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जैसे कि एल। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि एल को हम 2 तरीका से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, कोई भी एक साउंड में वेरिएशंस हो सकते हैं, उसको प्रोनाउंस करने के अलग अलग तरीके
हो सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी वेरिएशन को हम लोग एलोफोन्स के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने बात किया एल का, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 एल होता है और दोनों का प्रोनाउंसिएशन हम इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो एल है इसको यहाँ पे देखो मेंशन करके रखा है, दैट इज योर क्लियर एल। क्या है? क्लियर एल। जो नॉर्मल एल हम यूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज योर लव। ये नॉर्मल ऐसा करके एल हम लोग इसका फोनेटिक सिंबल है, ठीक है। तो अब देखो आर्टिकुलेशन ऑफ क्लियर एल, सी द ब्लेड ऑफ द टंग इन कॉन्टैक्ट विद द टीथ रिज। देखो ब्लेड ऑफ द टंग, यहाँ पे इस पोर्शन की बात हो रही है, कहाँ से कनेक्टेड है? तो भाई टीथ रिज में। साथ में देखो फ्रंट ऑफ द टंग, क्या ये वाला पोर्शन देखो किसके तरफ रेज्ड है? हार्ड पैलेट के अगेंस्ट में। यहाँ पे आपका हार्ड पैलेट आ गया, तो इसके अगेंस्ट में आपका जो फ्रंट पोर्शन है टंग का वो रेज्ड है। तो ऐसे जब आप बोलोगे तो यू विल गेट द क्लियर एल। क्या मिलेगा आपको? क्लियर एल मिलेगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे एल का एक छोटा सा वेरिएशन भी होता है जो कि हम लोग आम लैंग्वेज में यूज करते हैं बात करते हुए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज योर फूल। तो यहाँ पे ये जो लास्ट में एल आ रहा है ना, अभी हम इसकी बात करेंगे। और अगर इसका फोनेटिक सिंबल की बात करें तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे आपको सिंबल मिल जाए, दैट इज योर एल। और इसको हम लोग बुलाते हैं क्या है? इट इज कॉल्ड डार्क एल। देखो नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लोग इस पर बहुत इसको यूज़ करते हैं, तो हम लोग को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हम लोग फोनेटिक्स के स्टूडेंट है राइट नाउ, तो हम लोग को इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। नाउ सी आर्टिकुलेशन ऑफ डार्क एल, सी द ब्लेड ऑफ द टंग इन फर्म कॉन्टैक्ट विथ टीथ रिज। ब्लेड ऑफ द टंग कहाँ से कॉन्टैक्ट रख रहा है? तो बोलोगे सर टीथ रिज से रख रहा है, ठीक है। एंड बैक ऑफ द टंग रेज टूवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट। जो बैक है टंग का, वहाँ पे क्या था? फ्रंट था, ये वाला पोर्शन था, राइट। अगर मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे जो आप देखोगे क्या था? तो ये हार्ड पैलेट की तरफ थोड़ा सा रेज था आपका फ्रंट ऑफ द टंग। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि बैक ऑफ द टंग है एंड ये किसके अगेंस्ट में हो रहा है? तो ये सॉफ्ट पैलेट के अगेंस्ट में रेज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा बोलने में? आप अभी पॉज करो वीडियो और उसके बाद बोल के देखो दोनों वर्ड, जैसे कि लव, और ना फील करो, 3-4 बार बोलो उस चीज़ को, तो आपको पता चलेगा कि दोनों जो एल का प्रोनाउंसिएशन है उसमें कुछ वेरिएशंस है, ठीक है। एल, ठीक है, तो क्या होगा? लव लव लव। जब आप बोलोगे तो आपको सेम चीज़ फील होगा। सामने आपके पास फोटो भी है, तो आप यहाँ से देख के और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या पता करना था? वेरिएशन से भी और डीपली देखेंगे, लेकिन हमें बस पहली बात इतना जानना था कि हाँ, वेरिएशंस एक सिंगल फनीम साउंड के अंदर आ सकते हैं, जो कि अभी हमने एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो वेरिएशंस, इसको हम थोड़ा डीपली डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं 2 ठो वेरिएशंस। ऑब्वियसली एक वेरिएशन है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा आपका, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा कि अगर एक यूज हो रहा है तो दूसरा यूज नहीं होगा, अगर दूसरा यूज हो रहा है तो एक यूज नहीं होगा। मतलब क्या? कि हम लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो एक है कॉम्प्लीमेंट्री, याद है एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैथ में, हाँ जी एग्जैक्टली, यहाँ पे भी ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो, और जो हमारा ये दूसरा है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग होगा। कॉन्ट्रास्टिंग किस बेसिस पे? राइट, तो कॉन्ट्रास्टिंग ये होगा बिकॉज अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा साउंड यूज कर लोगे तो उसका टोटली वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। मतलब आप इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे चेंज लेकर आओगे तो पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि आप लोग चेंज करके वर्ड की मीनिंग को सही सलामत रख पा रहे थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 टाइप हमें पढ़ना है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एक कॉन्ट्रास्टिंग होगा, ठीक है। तो चलो एक बार यहाँ पे थोड़ा अच्छे डीपली थोड़ा देख लेते हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो वेरिएशंस है कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इफ 2 or more sound occur in a language in such a way, पेन ले लेता हूँ। If 2 or more sound occur in a language in such a way that one of them occurs in phonetic involvement, यहाँ पे environment होगा, एक सेकेंड बस इसको मैं सही कर दूं, ENVIRONMENT, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट होगा। तो आप पढ़िए फिर से।
तो of them occurs in phonetic environment in which the other does not occur, then the two or more sounds are said to be in a complementary distribution with each other in that language. जो मैंने अभी बताया वही चीज कि आप ये दोनों को कॉम्प्लीमेंटरली यूज कर सकते हो, दैट इज आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस फोटो में। देखो ये अरबिक लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल, आपको याद नहीं करना है, ये बस एक एग्जाम्पल है, समझने के लिए है, किताब में दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको ये P एंड B ये दोनों साउंड को इंटरचेंजेबली यूज करके दिखाया जाएगा, जो कि हमारा पार्ट A का है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो P, अगर वर्ड इनिशियल की बात करें, स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड, तो आप यहाँ पे देखोगे P से स्टार्ट नहीं होता, बट व्हेन आई टॉक अबाउट B तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे देखो, हाँ जी, स्टार्ट होता है B से, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे वर्ड मीडियल बिटवीन टू वॉवल्स, दो वॉवल्स के बीच में मीडियल के जैसा इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे सर यहाँ पे अगेन नो है, फिर आप यहाँ पे देखोगे अगेन नो है, बट ये एक ऐसा पोजीशन है, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ, ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे आप देखोगे कि हाँ ये यूज हो रहा है, एंड अगेन जो नेक्स्ट वाला है वहाँ पे अगेन आप देखोगे कि यूज नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन उसी के अगेंस्ट में आप देखो बी का जो बात करेंगे तो ये हर जगह यूज हो रहा है, लेकिन जहां ग्रीन वाला था, ठीक है, वहां पे ये यूज नहीं हो रहा है। देख रहे हो इंटरचेंज हो रहा है, अगर एक यूज हो रहा है तो दूसरा यूज नहीं हो रहा है, और अगर दूसरा वाला यूज होने लगा तो नीचे वाला यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आपको समझ में आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है कि एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जस्ट इसका अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो दैट इज अ कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलो पहले मैं यहाँ पे आपका एक और टर्म क्लियर कर दूं, दैट इज योर फोनेटिक एनवायरनमेंट। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि आखिर ये फोनेटिक एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ जैसे कि डैश और AT, ठीक है। तो ये इतना एरिया आपका जो है दैट इज योर फोनेटिक एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे एट लिखा हुआ, तो अगर हम यहाँ पे M यूज करें, एट फर्स्ट चांस हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, तो M यूज कर रहे हैं, तो आप देखोगे जो वर्ड हमारा निकल के आएगा दैट इज MAT मैट, ठीक है। तो चलो M यूज कर लिए। अगर हम लोग सेकेंड अपना चांस में P यूज करें, ठीक है, एनवायरमेंट इज सेम बट यहाँ पे हम लोग साउंड अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो वर्ड बन के आएगा दैट इज योर PAT पैट, ठीक है। तो आप देखोगे हाँ दोनों में बहुत अंतर आ गया, मीनिंग का भी चेंज आ गया। तो बेसिकली एनवायरमेंट का अगर हम बात करें तो ये था, लेकिन अब यहाँ पे हम साउंड डिफरेंट यूज करें, लेकिन तब भी आप यहाँ पे देखोगे जो वर्ड का मीनिंग आ रहा है दैट इज स्टिल सिमिलर, तो आप समझ जाओगे इट कम्स अंडर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे देख रहे थे एक अच्छे एग्जांपल में जो अगले पेज में मेंशन है, वहां पे आप देख पा रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट्रीली कैसे अरेबिक में P साउंड और B साउंड, ठीक है, दोनों को हम लोग यूज कर पा रहे थे, ठीक है। अब जल्दी से कॉन्ट्रास्टिव समझते हैं। तो देखो इफ टू साउंड्स अकर इन अ लैंग्वेज in the same environment and can therefore change meaning of the word. If one of them is substituted for the other, then the two sounds were said to, where नहीं होगा यहाँ पे R होगा, ये ARER, हाँ जी, are said to belong to the two different phonemes, ठीक है। ये सिंपल से एग्जांपल ले लो, मैट, पैट, फिर और आप रैट ले लो। तो अब आप यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, हर जगह पे इनिशियल चेंज कर दिया, ठीक है। इनिशियल चेंज करने के बाद क्या हो रहा था, हाँ जी मीनिंग चेंज हो जा रही है। अगर ऐसा रहता मैट और पैट का दोनों का मतलब कुछ सिमिलर सा आ रहा होता, तब ये कॉम्प्लीमेंट्री में चल जाता। जब हम M के जगह P भी यूज कर सकते हो, P के जगह M भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चला जाता। लेकिन आप देखोगे कि हम लोग जब साउंड चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड का मीनिंग भी बदल जा रहा है, ठीक है, इसीलिए कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आ गया आपका मिनिमल पेयर, ठीक है। इफ टू वर्ड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन जस्ट वन साउंड, बस ये ध्यान देना है, इफ टू वर्ड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन जस्ट वन साउंड द टू वर्ड्स आर सेड टू बी मिनिमल पेयर, ठीक है। अगर एक साउंड का बस डिफरेंट हो, कोई भी दो वर्ड के बीच में, तब उसको हम क्या बोल पाएंगे, मिनिमल पेयर। आई होप कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब देखो एक साउंड का डिफरेंस करना है भाई, पुराना एग्जांपल ले लो ना, पैट और रैट का, इनिशियल साउंड का डिफरेंस कर दिया, हाँ जी कर दिया। तो ये जो पेयर बना आपका,
इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमल पेयर। ठीक है, पेयर मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज जोड़ा में हो उसको हम लोग पेयर बोलते हैं। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बताओ मुझे कि मिनिमल, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूं, मिनिमल ट्रिपलेट क्या होता है। देखो अगर दिक्कत हो रहा होगा तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा और इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप ट्राई करो, एक्सप्लेन है ये चीज़ भी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप अगर ट्राई करो और प्लीज़ कमेंट करना, बताना आपका क्या आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिनिमल पेयर भी समझ लिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, थोड़ा सा डेफिनेशंस था। अब हम लोग चले आते हैं एक और छोटे से चैप्टर में, दैट इज योर सिलेबल एंड इट इज योर चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन सिलेबल का। तो सिलेबल क्या होता है? अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वॉवल साउंड एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। तो सिलेबल क्या है? तो सिलेबल बेसिकली एक कोई भी वर्ड का एक पार्ट है दैट कंटेन्स वन सिंगल वॉवल। क्या कंटेन करता है? एक सिंगल वॉवल। याद रखना, ये वॉवल जो है ना, ये इसका जान है भाई। ये वॉवल आपको मतलब कहीं से भी रखना ही पड़ेगा, भले वहां पे कॉन्सोनेंट ना हो। वॉवल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात याद रखना। तो एक सिंगल वॉवल है ना, आगे अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है ये चैप्टर, चिंता मत करो। तो यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है अ सिंगल वॉवल, ठीक है, वॉवल साउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हम लिख के आ रहे थे पैट या रैट, जो भी लिख लो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, राइट, और बीच में एक वॉवल साउंड है। ठीक है, तो कभी भी कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ सिलेबल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सिलेबल। अब यही बात पैट पे देख लो, तो टी एक कॉन्सोनेंट साउंड है आपका, पी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट साउंड, और यहाँ पे अगेन यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट वन वॉवल। तो वॉवल आपको यहाँ पे मिल गया है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? सिलेबल। अब देखो ये तो हो गया सिंगल सिलेबल वाला, लेकिन आपको पता है एक वर्ड के अंदर बहुत सारे सिलेबल भी हो सकते हैं। अगेन डाउट, राइट? चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इट इज रिटन रिलेटिव, ठीक है, तो रिलेटिव को हम लोग अब तोड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला सिलेबल क्या बना हमारा? दैट इज आर ई, री, है कि नहीं? यहाँ पे बताओ वॉवल आ रहा है? हाँ जी, वॉवल आ रहा है आपका, एंड प्लस यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है। चलो इसको बताने के पहले मैं एक और बात बता दूं, अगर कॉन्सोनेंट नहीं रहता है सिलेबल में, कॉन्सोनेंट याद रखना नहीं रहता है सिलेबल में, कोई दिक्कत नहीं होगा, वॉवल अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ही ले लो, जैसे कि आपके पास है यहाँ पे आई, ये आंख वाला आई के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको वॉइस में लिखोगे, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में लिखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इट वुड बी समथिंग लाइक दिस वाला ए एंड आई, है कि नहीं? ये आपका आई हो गया। ये तो आपका डिप्थोंग है, याद करो। हाँ जी, डिप्थोंग है ना, तो ये तो वॉवल हो गया, और ये अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, और ये एक आपका सिंगल सिलेबल है। क्या है? सिंगल सिलेबल है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वॉवल अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आप कॉन्सोनेंट बताओ, कोई ऐसा कॉन्सोनेंट वाला वर्ड है जो अकेले एग्जिस्ट कर जाए, तो आप बोलोगे सर इट इज इम्पॉसिबल, राइट? अब देखो, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखें तो रिलेटिव, ठीक है, तो रिलेटिव में हम लोग पहले ही वर्ड पे देख लिए क्या कि एक सी कॉन्सोनेंट साउंड हमको मिल जा रहा है, और बी से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? वॉवल को। तो पहला में मिल गया, तो ये एक सिंगल सिलेबल हो गया। देखिए अब अगर नेक्स्ट वाले में देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, तो आपको यहाँ पे एल और ई मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक अलग सिलेबल है। उसी तरह से ये जो लास्ट का जो टिव वाला पार्ट है, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा आई, जो है बड़ा वाला आई, यहाँ पे ये भी एक वॉवल है। तो वॉवल आप देखोगे सब में था, और एक सिलेबल के अंदर आपको, एक वर्ड के अंदर आपको यहाँ पे 3 सिलेबल मिल गया, और साथ में 3 वॉवल भी मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर है, यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर में ये सिलेबल है ना, वॉवल है, देखो अकेले एग्जिस्ट कर रहे है कि नहीं? तो ये वो पहला आपका सिलेबल है। फिर यहाँ पे देखो अगेन वन वॉवल इज देयर, तो ये आपका दूसरा हो गया, यहाँ पे ये तीसरा है, यहाँ पे ये चौथा, और सब में आप देखो एक वॉवल है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में आप गौर करोगे कि इसमें कॉन्सोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 सिलेबल है और 4 वॉवल भी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारा है, आप एक बार जरूर से जरूर रीड करें इस चीज को। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे चलते हैं।
Every syllable must have one sound in it, during the articulation of which the air from the lungs escapes freely and continuously. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हर एक सिलेबल में एक ऐसा साउंड होना चाहिए जिसके आर्टिकुलेशन के टाइम पे जब हम उस चीज को प्रोनाउंस कर रहे हो, आर्टिकुलेट कर रहे हो, तो जो हमारा एयर स्ट्रीम है, ठीक है, वो लंग्स के थ्रू थोड़ा फ्रीली स्केप कर जाए और कॉन्टिन्यूसली स्केप कर जाए. आप याद करो अपने पिछले लेक्चर में कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे लंग से एयर स्ट्रीम तो निकल रहा है, तो आर्टिकुलेट करते तो वो कौन सा साउंड निकलेगा, दैट इज बेसिकली जो फ्रीली निकले, दैट इज वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, प्लस कॉन्टिन्यूसली निकले, ठीक है, वो निकलता ही रहे. हम लोग बहुत प्रैक्टिस भी करते थे इसका, याद करो. एंड साथ में एक तीसरा भी उसका फैक्टर होता था कि जो हवा है वो नेजल पासेज की तरफ से नहीं निकलेगा, मतलब नाक की तरफ से नहीं निकलेगा, वो बस मुंह की तरफ से निकल सकता है, दैट इज फ्री. ठीक है, तो बताओ वो क्या था. एग्जैक्टली राइट. अगर आप वॉवल सोच रहे हैं तो ये एकदम सही है, और अगर आपने इसके अलावा कुछ और सोचा तो आप गलत हो. तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है ना भाई, सिलेबल में वॉवल की जरूरत होती है. सेम चीज यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है कि कुछ ऐसा चीज का मतलब क्या है, वॉवल ही तो है, और क्या है, तो वॉवल है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एनी सिलेबल. ठीक है, तो चलो अब एक छोटा सा प्यारा सा गेम खेलते हैं. यहाँ पे मैं कुछ कुछ लिखूंगा, आपको उसको रीड करके देखना है. इससे हमको क्या होगा वो एंड में देखेंगे. ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं MTRL. आप इसको प्रोनाउंस करके देखो. ठीक है, अब सेकंड मैं लिख रहा हूं M है, A है, T है, R है, L है. ठीक है, अब यहां पे मैं थर्ड लिख रहा हूं ठीक है, M है, T है, E है, R है, L है. ठीक है, नंबर 4 मैं यहां पे लिख रहा हूं ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको प्रोनाउंस करके देखो जो नंबर 1 पे है, तो आप बोलोगे सर इट इज टोटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम लोग उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये जो चौथा नंबर पे है आप इसको प्रोनाउंस करके देखो, तो आप बोलोगे सर इट इज वेरी इजी, हम लोग तो इसको ऐसे ही प्रोनाउंस कर देंगे. तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मटेरियल लिखा हुआ है. लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाते जाओगे तो आपका जो डिफिकल्टी लेवल है प्रोनाउंस करने का वो बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ते जाएगा, है कि नहीं. क्यों, देखो तो कुछ कमी लग रहा है क्या. मैंने फर्स्ट वाले में से सारा जो वॉवेल है ना वो हटा दिया. ठीक है, तो इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल टू रीड, इसीलिए बोल रहे देखो वॉवेल कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वॉवेल डाल दिया, दैट इज योर ए, तो क्या हुआ, मटेरियल, कुछ हल्का सा हम लोग रीड कर पा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वॉवेल ऐड हो गया, तो मटेरियल थोड़ा सा और रीड कर पा रहे हैं, कि नहीं. लेकिन लास्ट वाले में देखो मैंने सारे वॉवेल्स ऐड कर दिए यहाँ पे, तो आपको क्या मिल गया, मटेरियल, एंड यू वेर वेरी इजिली एबल टू प्रोनाउंस दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्यों वॉवेल जरूरी है. ठीक, बिकॉज अगर बस कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम लोग कोई भी चीज को प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, इट इज टोटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है कि नहीं. तो अब ये हो गया, तो कैन यू प्रोनाउंस वाला काम हो गया. अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे कि वॉवेल का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेबल. सिलेबल को आखिरकार हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो अब देखो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया M80 मैट. ठीक है, आप यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ इसको क्लासीफाई करने के लिए तो आप इजीली बोल दोगे कि ये एक कॉन्सोनेंट है. एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं, ये येलो. तो ये आप यहाँ पे देखोगे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है. इसके बारे में बात करो तो बोलोगे सर ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है. लेकिन ए के बारे में बात करेंगे तो आप बोलोगे सर इट इज वॉबल. क्या है ये, वॉबल है. वेरी नाइस, वेरी इजी. ठीक है, यही चीज करना है. देखो क्या होता है जब भी हम लोग कोई सिलेबल ऐसा लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट ऐसा करके कुछ लिखना रहता है. ठीक है, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन. लेकिन रिप्रेजेंटेशन के इतना ही, हाँ भाई इसका कुछ नाम भी है, इस सब चीज को हम लोग कुछ कुछ बुलाते भी हैं. सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो वॉवेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो जैसे कि ए है, ठीक है, दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, पढ़ो, दैट इज न्यूक्लियस. क्या लिखते हैं, न्यूक्लियस. अब देखो न्यूक्लियस तो हो गया.
अब यहाँ पे दो टाइप के कंसोनेंट है कि नहीं, एक कॉन्सोनेंट जो कि इनिशियल स्टेज पे है, जो कि स्टार्टिंग पे है, और एक कंसोनेंट है जो कि एंड पे है। जो भी कंसोनेंट आपका स्टार्टिंग पे आपको मिल जाएगा ना, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, इट इज रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। और जो कॉन्सोनेंट जो कि एंड पे है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। क्या, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। देखो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का भी बहुत सिंपल तरीका यही है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, है कि नहीं। तो अब भाई आप यहाँ पे देखो तो न्यूक्लियस मिडिल पार्ट, दैट इज अ वोवेल, बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो इट इज न्यूक्लियस। इसको रिप्रेजेंट क्या चीज़ से करते हैं, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ठीक है। अब देखो कॉन्सोनेंट की बात आई तो कॉन्सोनेंट में ही कन्फ्यूजन आएगा, राइट। तो कॉन्सोनेंट में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एम है वो वोवेल को रिलीज कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, एम के कारण ही वोवेल को हम लोग प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप एम क्या है आपके लिए, तो रिलीजिंग कॉन्सोनेंट है। अब देखो ए क्या टी को पार करके आगे जा पा रहा है, मतलब बस समझो थोड़ा सा, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से याद कर रहा हूँ। तो क्या देखो यहाँ पे ए क्या टी को पार करके आगे जा पाएगा, बोलेगा नहीं, टी ऐसा करके उसको रोक के रखा है, बैरियर बन के रखा है, इसके आगे ए नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको थोड़ा सा अरेस्ट कर रहा है, भाई इसके आगे मत जाओ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इधर से मैंने याद कर रखा है अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है। एक तो रिलीज कर रहा है और दूसरा उसको अरेस्ट कर रहा है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो हम लोग नॉर्मल ऐसा पढ़ लिए, लेकिन कोई कोई अदर बुक्स में जैसे कि अमेरिकन्स जो हो गए, वो लोग कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बाकी इतना छोटा सा था, इधर से है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। वी डिवाइड अ सिलेबल इनटू 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर ट्रांसक्रिप्शनल ईज, ठीक है। मान लिया vowel is very important component of a syllable, that is why it is called nucleus of a syllable। nucleus of a syllable समझ गए, किसको बोलते हैं भाई, vowel को बोलते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड consonants are termed as marginal और optional, ठीक है। जैसे इसको न्यूक्लियस टर्म देते थे ना, उसी तरीके से कॉन्सोनेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। इसका प्यारा सा आंसर यही है कि वॉवेल जो है वो अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो तो कॉन्सोनेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको वॉवेल का सहायता चाहिए होगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखो क्या, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, मार्जिनल और ऑप्शनल, ठीक है। और हम लोग उसको रिप्रेजेंट क्या चीज़ से करते हैं, तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज़ से करते हैं, तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट दैट अकर बिफोर द न्यूक्लियस इज कॉल्ड रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। क्या, बिफोर द न्यूक्लियस इज कॉल्ड रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, एंड कॉन्सोनेंट दैट अकर आफ्टर द न्यूक्लियस, बाद में आ रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, ठीक है। बेसिक सा था, बहुत इजीली है। अब किताब में जाओगे ना भाई, ऐसा 3-3 पेज ऐसे लिखा हुआ है, और बात इतनी ही समझनी है हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलो भाई, हाँ इसका एक फॉर्मूला भी है, जनरल फॉर्मूला करके ऐसा लिखा हुआ था, जनरल मैंने यहाँ नहीं लिखा, सिंपल फॉर्मूला लिखा, ठीक है। और बहुत ईजी है। देखो पहली बात, हम लोग स्टार्ट करते थे तो रिलीजिंग कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज़ करते थे, तो बोलोगे सी यूज़ करते थे, ठीक है, लिख दिया सी। वॉवेल के लिए क्या यूज़ करते थे, तो वी यूज़ करते थे, लिख दिया वी, ठीक है। अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज़ करते थे, तो अगेन सी यूज़ करते थे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रहेगा उसके लिए आपको ऐसा CBC करके ही यूज़ करना है। अब देखो, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सोनेंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने ऑलरेडी देख रखा है, जब भी हम इनिशियल की बात करें इंग्लिश में, तो ऐसा हो सकता है कि सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है, जहाँ पे हम बस एक कॉन्सोनेंट साउंड रखें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग 2 कॉन्सोनेंट साउंड रखते हैं, कितना, डबल। एग्जाम्पल जैसे कि स्कर्ट, देखो तो स्कर्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला साउंड एस इज योर कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा जो वर्ड है के, दैट इज ऑल्सो योर कॉन्सोनेंट साउंड। तो स्कर्ट जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज हुआ, ठीक है, ये हम समझ गए। अब यहाँ पे देखो ऐसा भी हो सकता है जो ट्रिपल वर्ड, मतलब ट्रिपल साउंड्स जो हैं, जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, वो तीनों जो रहेंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड हो सकते हैं। इंग्लिश हमें इसकी परमिशन देता है। एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, लिख लो, जैसे कि STRAIGHT, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट में भी देखोगे एस है, टी है, आर है, क्या है, एस है, टी है, आर है, 3 कॉन्सोनेंट साउंड साथ में यूज हो रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका कुछ रेंज बन रहा है क्या, या तो जीरो हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट वोवेल कैन एग्जिस्ट फ्रीली। जैसे एग्रीकल्चर में देखा था वोवेल ही पहले आ गया था, तो वहां पे तो ये चीज नहीं हो सकता था ना। तो हाँ, यहाँ पे देखो तो क्या इसका रेंज क्या बन रहा है, या तो जीरो होगा भाई, और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, तो हम लोग 3 यूज कर सकते हैं। कितना यूज कर सकते हैं, तो 3 यूज करते हैं, तो 0 to 3। अब बात आता है सेम जो लास्ट वाले सी है, दैट इज योर अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। तो अब बताओ इसका भी तो कुछ रेंज होना चाहिए। जैसे कि हमने इसी वर्ड में देख लिया कि यहाँ पे 3 तक का रेंज है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप 4 कॉन्सोनेंट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स या साउंड्स आप एक साथ यूज कर सकते हो। तो ये जो आपका आता है, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, 3 आपका रिलीजिंग कॉन्सोनेंट या 3 आपका स्टार्टिंग इनिशियल कॉन्सोनेंट्स हो सकता है। मैक्सिमम मिनिमम कितना, तो 0 हो सकता है। ठीक है, वोवेल एक ही यूज होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे तो क्या हो रहा है, दैट जो ये आपका अरेस्टिंग सी है, दैट इज अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट है, वो 0 to 4 यूज हो सकता है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और आप थोड़ा सा यहाँ पे आके जरूर प्रैक्टिस करना। जैसे कि आई लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता रखा, तो इसमें क्या है, सॉरी ये एंड से स्टार्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पहला है तो इसको वी से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट। अगर जनरल फॉर्मूला आप लिख दोगे इसका तो क्या हो जाएगा, वी लिखोगे C टू द पावर 2। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, VCC ही लिखना। ठीक है, और उसी तरीके आई है, आप ग्रास देख लो तो 2 गो C है, G और R के लिए, फिर V है A डबल डॉट के लिए, एंड देन S के लिए अगेन C है आपका। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो लास्ट वाला है इसको हम लोग बोल देंगे अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट। ये जो लास्ट वाला C है एक अपना अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट है। ठीक है, जो स्टार्टिंग का डबल C है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, दैट इज योर रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं, या अभी पॉज करके भी एक बार आप सारे को रीड कर लो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा अमेरिकन स्टाइल जानते हैं। अमेरिकन स्टाइल मतलब क्या। ठीक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे बस हम लोग 3 नए टर्म से रूबरू होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका है ऑन सेट, जैसे कि आपका है राइम, जैसे कि आपके पास है कोडा। ठीक है, तो ये 3 टर्म को हमें समझना था। और ये 3 टर्म को हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखो भाई, कोई भी एक सिंपल सा वर्ड ले, जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग मैट ले ले। ठीक है, तो मैट में आप देखोगे जी जो पहला टर्म है ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रिलीजिंग कॉन्सोनेंट बोलते थे ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोलते, तो ऑनसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनसेट। अमेरिकन इसको ऑनसेट बुलाएंगे। ठीक है, अमेरिकन अगर फोनेटिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें क्या बुलाएंगे, इसको ऑनसेट बुलाएंगे। और ये जो ए और टी है ना, इसमें हम लोग एक अलग से वोवेल करके रखते थे, न्यूक्लियस, राइट, एंड एक क्या था आपका अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट था। तो इसको साथ में ये लोग क्या टर्म देते हैं, दैट इज योर राइम। क्या देते हैं साथ में टर्म, राइम देते हैं। अब ये लोगों ने क्या किया कि ये जो राइम है ना, इस राइम को डिवाइड कर दिया आगे के 2 हिस्से में। एक तो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तो वोवेल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका वोवेल है कि नहीं। अब देखो राइम आप यहाँ पे देख रहे थे, तो राइम को दूसरे हिस्से में क्या हम लोग डाल रहे हैं, तो इट इज कोडा। लास्ट वर्ड क्या ही बचा रहा था भाई यहाँ पे, कोडा। अब कोडा में क्या आएगा, तो आपका कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, ये आंसर कहीं नहीं बचा, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको रिलीजिंग कॉन्सोनेंट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड वी हैव वेरी इजीली कंप्लीटेड आवर 8th and 9th चैप्टर। और अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोशिश करेंगे कि 10th और 11th को कंप्लीट कर दे। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज 15। ठीक है, इसी के साथ करते हैं इस चैप्टर को खत्म। इसका PDF याद रखना कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम में। ठीक है, जाइए और डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, सी यू, थैंक यू।